नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं अच्छा होगा और पठन पाठन का कार्य भी बहुत ही अच्छे रफ्तार से चल रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। बहुत से एग्ज़ाम अब कंडक्ट होना शुरू हो रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा। और आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर, विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। यह पाठशाला हमें कुछ जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा देती है, ताकि हम कुछ बन करके अपने माता पिता, अपने देश के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकें, कुछ योगदान दे सकें। आइए आज हम एक नया टॉपिक उठाते हैं। बायोलॉजी का कई श्रृंखला हो चुकी है, उस श्रृंखला में आज एक नया टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसका नाम है सजीव कोशिकांग, कोशिकाओं के सजीव कोशिकांग। तो पिछले क्लास में हमने कोशिका के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है सजीव के सक्रिय कोशिकांग। ये ऐसे कोशिकांग हैं जो सक्रिय हैं, हमारे कोशिका में कुछ न कुछ कार्य करते हैं। मतलब इन्हीं की वजह से हमारी कोशिका के जो दिनचर्या के पूरे कार्यक्रम होते हैं, इन्हीं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो इसीलिए इनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप कोशिका पढ़ रहे हैं तो चिर परिचित होंगे इस वर्ड से। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, जो एग्ज़ाम में जो पूछ लेते हैं, कोशिका का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों कोशिका का पावर हाउस है। पावर हाउस अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब ये मतलब आप समझ जाइएगा कि जितने भी ऊर्जा से संबंधित कार्य होते होंगे वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपन्न होते होंगे। उसका रीज़न है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं कि सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। जब ऑक्सीकरण हो जाता है खाद्य पदार्थों का, तो ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये आपने पढ़ा होगा कि अगर खाद्य पदार्थों का आप ऑक्सीकरण कर दें तो आपको ऊर्जा मिलती है, और यही ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करके दोस्तों रखा रहता है। एटीपी की फॉर्म में, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण कैसे होता है, एडीपी से प्लस फास्फोरस के मिलने से एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। तो एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का स्टोरेज कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए ऊर्जा का स्टोर रखता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, पावर हाउस। और ये नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया नीले हरे शैवाल में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में उपस्थित होता है। इसकी परिकल्पना और इसका खोज कोलिकर साइंटिस्ट ने किया था। कोलिकर ने इसकी खोज की थी, कोलिकर ने किया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों। इसी सजीव कोशिकांग में अब आप समझ सकते हैं कि बिना ऊर्जा का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कार्य संपन्न कराने के लिए दोस्तों एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका में विभिन्न कार्य होते रहते हैं, रासायनिक और जैविक क्रियाएं होती रहती हैं कोशिका के अंदर। तो ये सभी क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ पर स्टोर होती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों गाल्जी काय। गाल्जी एक कोई नया वर्ड नहीं, गाल्जी एक साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा गाल्जी काय खोजा गया था। उन्हीं के नाम पर गाल्जी काय पड़ा हुआ है दोस्तों। कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग, ऐसे तो बहुत कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, तारक काय, लाइसोसोम, लवक, ये सभी कोशिकांग हैं। लेकिन इन सभी कोशिकांग में और भी कोशिकांग हैं। इन सभी कोशिकांग में सबसे बड़ी कोशिकांग जो होती है वो गाल्जी काय होती है। गाल्जी काय का मुख्य कार्य होता है एंजाइम का श्रावण करना। मतलब ये एंजाइम से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं कोशिका के अंदर, उसका दायित्व कौन निभा रहा है, गाल्जी काय निभा रहा है दोस्तों। तो गाल्जी काय क्या करते हैं दोस्तों, एंजाइम का श्रावण करते हैं। इनका मुख्य कार्य है एंजाइम का श्रावण करना। अब एंजाइम का श्रावण करने के बाद आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसको दी गई है, आपके गाल्जी काय को। तो गाल्जी काय दोस्तों हमारे कोशिका के अंदर एक ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। यह आप ये समझ लीजिए, कोशिका में जो आपके जितने भी आपके एंजाइम का श्रावण करने वाला कार्य होता है, वो सभी किसके कारण होता है, गाल्जी काय के कारण।
नेक्स्ट टॉपिक है कोशिकांग में अंतःप्रद्रवी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है दोस्तों? यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह है, यह जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका को दूसरे से संबंधित करता है। अर्थात ये समझिए कि अगर मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोई कोशिका है, तो ये तंतु के द्वारा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से कनेक्शन करना, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है। यह कोशिका में कंकाल के भांति होता है। कंकाल जिस प्रकार से हमारा एक स्ट्रक्चर है कंकाल के कारण, उसी प्रकार से अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका के अंदर कंकाल के भांति है और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है। और प्रोटीन का संश्लेषण तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मदद करती है। इसका मेन कार्य होता है दो अलग अलग कोशिकाओं के मध्य एक संबंध स्थापित करना। किसके द्वारा? जीव द्रव्य के तंतुओं के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों, राइबोसोम हमारे कोशिका में एक अलग पार्ट है, मतलब एक अलग कोशिकांग है। इसका भी बहुत बड़ा यूज है हमारे कोशिका में। अक्सर आप ये क्वेश्चन सुनते होंगे कि प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका में किसे कहा जाता है, तो आंसर होता है राइबोसोम। तो आइए थोड़ा राइबोसोम के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर प्रोटीन का निर्माण कोशिका के अंदर होता है तो वह किसके कारण होता है दोस्तों? राइबोसोम के कारण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है? अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। अब इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि अमीनो अम्ल से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन का क्या महत्व है हमारे शरीर में। और दोस्तों, पैलोड नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। आरएनए एवं आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन की बनी होती है आपका राइबोसोम, और इसीलिए ये दोनों चीज़ के बने हो जाने के कारण राइबोसोम का एक और नाम है जिसका नाम है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के कण। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के कण राइबोसोम को कहा जाता है। कारण यही है, आरएनए और प्रोटीन के बने होने के कारण इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के कण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है तारककाय, सेंट्रोसोम का दोस्तों मेनली उपयोग है आपके जब कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों। तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका के विभाजन में एक स्पिंडल का निर्माण होता है, तो स्पिंडल के निर्माण में आपका सेंट्रोसोम का कार्यक्रम होता है। तारककाय मुख्य रूप से जंतु कोशिका में तथा कुछ पादप कोशिका, कुछ मतलब जैसे शैवाल या कवक में, पूरे पादप कोशिका में नहीं, मेनली ये तारककाय जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और इनका मेन काम होता है कोशिका विभाजन में ये योगदान देते हैं। किस तरीके से योगदान? जैसा कि हम आपको बताए हैं स्पिंडल, हम जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें हम आपको बताएंगे स्पिंडल, तो वही स्पिंडल के निर्माण में सहायक होता है आपका तारककाय सेंट्रोसोम। कोशिका के जब विभाजन होता है तो स्पिंडल का निर्माण होता है, उसी में आपका तारककाय, आप मेन समझिए कि कोशिका के विभाजन के समय तारककाय का इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस वर्ड है, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहते हैं? वही क्वेश्चन, कोशिका के आत्मघाती या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम और राइबोसोम दोनों एक ही वर्ड हैं, लेकिन राइबोसोम जहाँ प्रोटीन एक पॉजिटिव चीज़ है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है, वहीं लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के विभाजन में, कोशिका को अपघटन करने में सहायक होता है, मतलब कोशिका को तोड़ने में। अब सोचिए कोशिका के मतलब लाइसोसोम के अंदर होता क्या है दोस्तों? लाइसोसोम एक गोलाकार थैली होती है दोस्तों। अब इस गोलाकार थैली में ये जो थैली है, ये आउटर लेयर है दोस्तों, ये गाल्जी काय और इंडोप्लास्टिक EPR इंडोप्लास्टिक रेटिकुलम से बना होता है इसका ये बाउंड्री। और ये गोलाकार थैली, ये जो बाउंड्री होता है गाल्जी काय, वो इंडोप्लाज्मिक EPR से बना होता है। और इसके अंदर होते हैं अम्लीय पदार्थ होते हैं। अगर ये अम्लीय पदार्थ विघटित होकर के निकल गए तो ये क्या करते हैं? और दूसरे पदार्थ को, कोशिका के और दूसरे पदार्थ को अपघटित कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, जिसके कारण कहा जाता है यह लाइसोसोम
कोशिका के विघटन में, अगर कोशिका का विभाजन होता है, कई ऐसे वैज्ञानिक मानते हैं तो लाइसोसोम का ही उसमें योगदान होता है। कई वैज्ञानिक तो ऐसे भी कहते हैं कि कैंसर के निर्माण के बीच, मतलब कैंसर के निर्माण के पीछे भी लाइसोसोम कोशिकांग का ही योगदान होता है। तो आपने देखा डी डुवे ने खोज किया, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला दोस्तों लाइसोसोम के खोजने के लिए। लाइसोसोम आपके पूरे अंग में नहीं, मेनली आपके अग्नाशय में होते हैं, यकृत में होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं, गुर्दे में पाए जाते हैं। और ये अपने समय समय पर ये अपने अम्ल से, जो भी हानिकारक या जो भी होते हैं अम्ल से, अम्लीय पदार्थ से और भी कोशिकांग को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण से कहा जाता है ये आत्महत्या की थैली है। नेक्स्ट है दोस्तों प्लास्टिड लवक। अब नाम है लवक, प्लास्टिड। लवक का मतलब होता है कलरफुल, चाहे वो हरा हो, चाहे वो रंगीन हो, चाहे अवर्णी हो। ये 3 प्रकार के लवक आप पढ़ेंगे। तो ये लवक अगर रंगीन है तो ये रंगीन जंतु में तो होते नहीं है, पादप ही होते हैं, जो मेनली कवक पादप में होते हैं। तो पादप में ही लवक मेन पादप में ही पाए जाते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं लवक, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वर्णी को क्रोमोप्लास्ट भी बोलते हैं और अवर्णी को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। दोस्तों ये तीनों जो लवक हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे कि अगर अवर्णी लवक वर्णी लवक में, वर्णी लवक हरित लवक में, या हरित लवक मतलब आप इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट को आप क्रोमोप्लास्ट में या क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में, मतलब ये तीनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। कैसे आपको बताएं, जैसे कि आप देखते हैं कि हरा टमाटर भी होता है शुरुआत में और हरी मिर्च भी होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो लाल हो जाता है। अब देखिए हरा है तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट है, और अगर वो लाल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो वर्णी लवक में, मतलब वर्णिक लवक में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्रोमोप्लास्ट में। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब ये टमाटर और मिर्चा, ये ध्यान में रखिएगा कि ये देखिए कलर एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, जिसके इसलिए हम कहते हैं कि ये जितने भी लवक हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे टमाटर देखते हैं कि हरे से लाल हो जाता है, वैसे मिर्चा भी हरे से लाल हो जाता है, तो ये कलर में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये तीनों लवक एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण हरे से लाल में कन्वर्ट होता है, ये आप पढ़ेंगे। और आपको बताएं, अगर हरित लवक की बात करें थोड़ा सा, और वर्णी लवक की बात करें और अवर्णी लवक की बात करें दोस्तों, हरित लवक में एक शीर्ष होता है और एक पूंछ होता है। हरित लवक में आप देखेंगे डायग्राम, शीर्ष में हरित लवक में मैग्नीशियम तत्व होते हैं, और हरित लवक का मतलब क्लोरोफिल, ये मान के चलिए, क्लोरोफिल के कारण ही इसका रंग हरा होता है हरित लवक का, और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में योगदान देता है अपना। प्रकाश संश्लेषण पौधे के लिए कितनी उपयोगी है और इस हरे रंग का कितना इंपॉर्टेंस है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। और इसकी खोज सिम्पसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और प्रकाश संश्लेषण में ये सहायक होते हैं दोस्तों। वर्णी लवक की बात करें, और ये कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल या हरित लवक में कौन से तत्व पाए जाते हैं मेन रूप से, तो मैग्नीशियम +2, मतलब मैग्नीशियम जो आयन होते हैं वो आपके हरित लवक में होते हैं, और हरित लवक के शीर्ष में होते हैं ये तत्व। वर्णी लवक जो होते हैं वो आपको रंगीन फलों की जो भित्ति होती है या पुष्प की जो दल होती है वो रंगीन अगर होती है तो वो किसके कारण होती है, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट के कारण दोस्तों। जैसे नारंगी कलर होती है, आप देखे होंगे ये पीला या लाल या भूरा, ये सभी वर्णी लवक के ही उदाहरण हैं। इनके कारण ही वो रंग नारंगी, पीला और लाल आते हैं। अवर्णी लवक, अवर्णी का नाम ही है रंगहीन, और पौधों में अक्सर वो पार्ट जो भूमिगत होते हैं वो उनमें आपको अवर्णी लवक ही मिलेंगे, जैसे जड़ हो गए उनमें आपको अवर्णी लवक नहीं मिलेंगे। लेकिन याद करिएगा अवर्णी लवक कभी कभी प्रकाश संश्लेषण में, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में वर्णी लवक में कन्वर्ट हो सकते हैं, या वर्णी लवक में या किसी भी क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा इन कोशिकांग के बाद हम कुछ कोशिका के और भी पार्ट हैं, महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी अध्ययन करेंगे। और इस तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों, आप पर ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, माता पिता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे दोस्तों, और हम अपने देश के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर सकें, यही हमारा आशा है, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ,
जाते जाते अगर आपको लगा कि कुछ अच्छा हुआ होगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे हमें कुछ नए वीडियो और कुछ अच्छी वीडियो बनाने के लिए हमें एक प्रेरणा मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर लगा अच्छा हो तो कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।